एवरीवन, माय नेम इज पार्थ एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो यहाँ पे देख रहे हैं पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स एसएससी क्लास 10th का लेक्चर नंबर 1 देखेंगे। सुपर इंपॉर्टेंट लेक्चर है। डॉबरेनर ट्रायड, इसका डेफिनेशन पूछा जा सकता है, इसके एग्जांपल्स पूछे जा सकते हैं। न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव्स, इसका भी डेफिनेशन पूछा गया है और पूछा जा सकता है। एंड मेंडलीव पीरियोडिक टेबल, इसके बारे में मैं क्या बताऊं, ये तो भाई दुनिया भर का इंपॉर्टेंट टॉपिक है। मेंडलीव के मेरिट्स, उसके डीमेरिट्स, सब कुछ एग्जाम में पहले भी पूछा गया है और फिर से भी पूछा जा सकता है। तो वीडियो ध्यान से सुनना, अच्छे से समझना। वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। चैनल को टारगेट रखते हैं 1000 लाइक्स का। वी हैव अ लाइव बैच आरएम 5.0, जहां पर यूट्यूब के सारे अच्छे टीचर आपको एक साथ आकर पढ़ा रहे हैं, जैसे कि मैं हूं, गैलेक्सी मैम है और शुभम सर है, एंड एक पूरा टीम ऑफ टीचर्स है जो आपको सारे सब्जेक्ट पढ़ाएगा, ऑल सब्जेक्ट्स। यहां पर इंग्लिश एंड सेमी इंग्लिश मीडियम दोनों पढ़ाया जाएगा। डिस्क्रिप्शन में आपको डिटेल्स मिल जाती हैं बैच के रिगार्डिंग। कोई भी डाउट है, कुछ भी इंक्वायरी करनी है, तो ये दोनों नंबर के ऊपर आप कॉल करके बात कर सकते हैं। सो लेट अस बिगिन अवर ब्यूटीफुल सा चैप्टर, पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स। अब आज के समय में 118 एलिमेंट सारे के सारे डिस्कवर हो चुके हैं एंड दे आर नोन टू द साइंटिफिक वर्ल्ड। ये जो हमारा पीरियोडिक टेबल जिसको हम बोलते हैं, ये पूरा का पूरा भर चुका है। यहां पे देख रहे हो 118 ऑर्गेनेशन नहीं है, ऑर्गेनेशन। तो ये 118 सारे एलिमेंट अभी आज के टाइम पे डिस्कवर हो चुके हैं एंड दे आर नोन टू द साइंटिफिक वर्ल्ड। लेकिन आज से 250 साल पहले की बात करें, 1800, इन द ईयर 1800 ओनली अबाउट 30 एलिमेंट्स वर नोन। 30 एलिमेंट डिस्कवर हुए थे और एलिमेंट डिस्कवर हो रहे थे। धीरे धीरे करके साइंटिस्ट लोग एक एक नया नया एलिमेंट ढूंढ रहे थे। लेकिन टू ease the study of such a large number of elements, scientists started studying the pattern, if any, in the vast information about them. अब क्या हुआ, इतने सारे एलिमेंट डिस्कवर हो रहे हैं तो इन एलिमेंट्स को स्टडी भी करना पड़ेगा। आप कभी सुपरमार्केट अगर जाते हो, आपको कुछ एक वस्तु खरीदनी है, आपको चड्डी बनियान लेना है या फिर कपड़े लेने हैं, तो कपड़े का सेक्शन अलग होगा। आपको मैगी लेनी है तो जो रेडी टू ईट फूड होते हैं, पैकेज्ड फूड, उसका सेक्शन अलग होता है। आपको टूथपेस्ट लेनी है, आपको ब्रश लेना है, साबुन लेना है, उसका सेक्शन अलग है। आपको कपड़े धोने का डिटर्जेंट लेना है, उसका सेक्शन अलग है। तो हर एक चीज का एक एक सेक्शन बनाया हुआ है ताकि आप आसानी से वहां जाके खरीद सकते हो जो भी आपको चाहिए। आपको पता है आपकी रिक्वायरमेंट क्या है और वो कहां मिलेगी। ये जो सेक्शंस बनते हैं, दे मेक योर शॉपिंग इजी, बराबर है। उसी तरह से हमें क्या करना है, साइंटिस्ट लोगों को क्या करना है, जो सिमिलर एलिमेंट्स हैं। देखो, इतने सारे एलिमेंट्स डिस्कवर हो रहे थे, 30 एलिमेंट्स डिस्कवर हो चुके थे। जो भी सिमिलर एलिमेंट्स होंगे, सिमिलर मतलब जिनकी केमिकल प्रॉपर्टीज सिमिलर हैं, जिनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज में कुछ ग्रेडेशन दिख रहा है, सिमिलर एलिमेंट्स को हम ग्रुप्स में डालेंगे ताकि उनकी स्टडी क्या हो पाएगी, आसान हो पाएगी। तो ये जितने भी एलिमेंट्स हैं उनके बीच में कोई पैटर्न ढूंढना पड़ेगा, कोई सिमिलैरिटी ढूंढनी पड़ेगी ताकि उनको हम क्लासिफाई कर पाएं एंड उनकी स्टडी को आसान बना पाएं। यही पूरा का पूरा मुद्दा था। आर यू अंडरस्टैंडिंग? शुरू में इन द इनिशियल क्लासिफिकेशन, शुरू में एलिमेंट्स को 3 ग्रुप्स में डिवाइड किया गया था। पहले तो मेटल एंड नॉन मेटल का ग्रुप बन गया। उसके बाद एक और ग्रुप बना जिसको हम मेटलॉइड्स बोलते हैं। मेटलॉइड्स वो एलिमेंट हैं जिनकी प्रॉपर्टी मेटल एंड नॉन मेटल दोनों के बीच में होती है, इंटरमीडिएट प्रॉपर्टी होती है, थोड़ा थोड़ा मेटल जैसा, थोड़ा थोड़ा नॉन मेटल जैसा। धोबी का कुत्ता, ना घर का ना घाट का, वैसी बात है। ठीक है, तो शुरू में ये 3 बेसिक ग्रुप बने, मेटल, नॉन मेटल, मेटलॉइड। एंड आगे जैसे हम देखेंगे बहुत सारे अलग अलग प्रकार के क्लासिफिकेशन किए गए। सबसे शुरुआती क्लासिफिकेशन हमारे डॉबरेनर सर ने किया था। इनका नाम इतना मजेदार है ना, इनका पूरा नाम क्या है पता है? योहान के आगे ई है कि नहीं मुझे याद नहीं है, इतना ही है, योहान वुल्फगैंग डॉबरेनर। मतलब नाम इतना जबरदस्त है, वुल्फगैंग, भेड़ियों का झुंड। हमारे बच्चे का नाम ऐसा रख दें, वुल्फगैंग मोमाया, क्या मजा आ जाएगा यार। बच्चे डर उठेंगे इस नाम से, कांप उठेंगे नाम लेने से। वुल्फगैंग मोमाया आ गया तो मेरा भी नाम ऐसा कुछ रख देते पापा, तो मजा आता है ना। एनीवे, तो ये जो हमारे साइंटिस्ट थे, जर्मन साइंटिस्ट थे,
योहान वुल्फगैंग डॉबरेनर, इन्होंने क्या बोला, इन्होंने पहली बात बताई, ही सजेस्टेड दैट प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स आर रिलेटेड टू देयर एटॉमिक मास। सिंपल, क्या बोला, एलिमेंट की जो प्रॉपर्टी है वो उसके एटॉमिक मास के ऊपर आधारित है या डिपेंड करती है। सिंपल बात है, एलिमेंट की प्रॉपर्टी किसके ऊपर डिपेंड करती है, किससे रिलेटेड है, एटॉमिक मास से, ऐसा इन्होंने बोला। अब आप पूछोगे सर एटॉमिक मास मतलब क्या, एटम का जो पूरा का पूरा मास होता है वो उसके न्यूक्लियस में कॉन्सेंट्रेटेड होता है। इलेक्ट्रॉन्स के मास को हम नेग्लिजिबल मानते हैं, कंसिडर ही नहीं करते। सारा का सारा मास कहां होता है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के अंदर, न्यूक्लियस के अंदर होता है। बात बराबर है, बात हमने पहले भी पढ़ी हुई है। अब मुझे बताइए एटॉमिक मास नंबर, इसको हम डिफाइन कैसे करेंगे, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस द नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, इसको हम क्या बोलते हैं, एटॉमिक मास नंबर। तो अकॉर्डिंग टू डॉबरेनर, एलिमेंट की जो पूरी की पूरी प्रॉपर्टी है वो किसके ऊपर डिपेंड करती है, एटॉमिक मास के ऊपर, मतलब नंबर ऑफ प्रोटॉन्स है न्यूट्रॉन्स के ऊपर डिपेंड करती है। इतना आपको बात, बेसिक बात समझ में आया, ये सारी बातें आपने याद रखनी है। फिर क्या हुआ, डॉबरेनर सर ने ग्रुप्स बनाए ऑफ 3 एलिमेंट्स हैविंग सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टी। 3 एलिमेंट्स के ग्रुप बनाना स्टार्ट किया। जैसा ट्रिपलेट कोडॉन आप पढ़ते हो, ग्रुप ऑफ 3 न्यूक्लियोटाइड, वैसा यहां पे ग्रुप ऑफ 3 एलिमेंट है हैविंग सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टी, एंड इसको क्या बोला गया, ट्रायड बोला गया। फॉर एग्जांपल हमने लिया लिथियम है, सोडियम है और पोटेशियम है। अब इनके अंदर कौन सी केमिकल प्रॉपर्टी सिमिलर है, मुझे बताइए। अगर लिथियम सोडियम पोटेशियम ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करें तो क्या वो मुझे Li2O लिथियम ऑक्साइड, या फिर Na2O सोडियम ऑक्साइड, या फिर K2O पोटेशियम ऑक्साइड बना के दे सकते हैं। मतलब इनके ऑक्साइड का फॉर्मूला सिमिलर है, Li2O Na2O K2O बराबर है। उसी तरह से अगर ये हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करते हैं तो कैन आई से LiH लिथियम हाइड्राइड, NaH सोडियम हाइड्राइड एंड KH पोटेशियम हाइड्राइड, या फिर LiOH भी बनता है, NaOH भी बनता है और KOH भी बनता है, हाइड्रोक्साइड, लिथियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। मतलब कहीं ना कहीं इनके फॉर्मूला सिमिलर हैं, एक सिमिलर तरीके से बन रहे हैं, ऑक्सीजन के साथ, हाइड्रोजन के साथ, हाइड्रोक्साइड के साथ, तो इनकी केमिकल प्रॉपर्टीज सिमिलर हैं। इसी को हम केमिकल प्रॉपर्टी बोलते हैं, उनके जो फॉर्मूला होते हैं इसी को केमिकल प्रॉपर्टी बोला जाता है। मतलब जो रिएक्शंस ये लोग दिखाते हैं उसी को हम केमिकल प्रॉपर्टी बोलते हैं। क्या आपको बात समझ में आ रही है? तो ये ट्रायड बने, ठीक है, मान लिया ट्रायड बना दिए। इनका क्या करने का, देखो इनमें दे आर अरेंज्ड इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक मास। इंक्रीजिंग मतलब छोटे से बड़ा, तो लिथियम का एटॉमिक मास सबसे कम है 6.9। अच्छा, ये 6.9 डेसिमल में क्यों आ रहा है, इसके पीछे अलग कहानी है, वो हम बाद में देखेंगे। ये एक एवरेज एटॉमिक मास होता है, ठीक है। Li 6.9, सोडियम का आता है 23, पोटेशियम का आता है 39.1। नाउ इंक्रीजिंग ऑर्डर में लगा दिया छोटे से बड़ा। अब क्या करना है, अब एटॉमिक मास ऑफ द मिडल एलिमेंट, बीच का जो एलिमेंट है कौन है, सोडियम है ना, सोडियम, और उसका एटॉमिक मास कितना है 23। एटॉमिक मास ऑफ द मिडल एलिमेंट is approximately equal to the mean of the atomic mass of the other 2 element। मतलब क्या, मीन ऑफ द एटॉमिक मास मतलब क्या, लिथियम का और पोटेशियम का, लिथियम का और पोटेशियम का मैं अगर ऐड करूं 6.9 प्लस 39.1, मीन मतलब क्या, एवरेज निकालना है। पहले और तीसरे का एडिशन करके हमने डिवाइड बाय 2 किया, क्या इसको हम एवरेज निकालना बोलते हैं, क्या इसको हम मीन निकालना बोलते हैं? हाँ। अब मुझे बताइए 6.9 प्लस 39.1 कितना हो गया, अरे करो ना कैलकुलेट। मैं ना मैथमेटिक्स से बहुत डरता हूं, साथ में मैं कैलकुलेटर लेके ही घूम रहा हूं, ठीक है, ताकि कोई गड़बड़ ना हो, हड़बड़ी में गड़बड़ी ना हो जाए। 6.9 प्लस 39.1, शर्म की बात है कि मुझे मैथ्स नहीं आता। 46 डिवाइडेड बाय 2 कितना होता है, 46 डिवाइडेड बाय 2 इज इट 23? हाँ। तो अगर हम पहले और तीसरे का एटॉमिक मास जोड़े, ऐड करें और उसका मीन निकाले, एवरेज निकाले, तो इट इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू द मिडल एलिमेंट। क्या ये बात आपको समझ में आ रही है? लिथियम और पोटेशियम के एटॉमिक मास को ऐड किया, उसका एवरेज निकाला, तो जो हमें आंसर आया वो सोडियम के बराबर का है।
ये होता है ट्रायड। आपको ये याद रखना है, ये इसकी डेफिनेशन है। डिफाइन डॉबरेनर्स ट्रायड, तो आप ये लिखोगे, मतलब ये पूरा आपको आना चाहिए, इतना ये 4 पॉइंट है ना, पूरा आना चाहिए। ग्रुप ऑफ 3 एलिमेंट्स हैविंग सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टी, उनको ट्रायड बोला गया। उनको इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज किया ऑफ एटॉमिक मास, इंक्रीजिंग ऑर्डर में लगाया, एंड एटॉमिक मास ऑफ द मिडल एलिमेंट इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू द मीन ऑफ द एटॉमिक मास ऑफ द अदर 2 एलिमेंट्स। ये आपको याद होना चाहिए। चलिए, बहुत अच्छी बात यहां पे मैंने आपको बताई है ना, थोड़ी बातें। तो 6.9 प्लस 39.1 किया, डिवाइड बाई 2 किया, तो आपको क्या आया, 46/2 इज इक्वल टू 23, विच इज अप्रोक्सीमेटली भी नहीं, विच इज एग्जैक्टली इक्वल टू द मिडल एलिमेंट का एटॉमिक मास। चलिए कुछ और एग्जांपल लेते हैं, यहां पर भी कैलकुलेटर का सहारा मुझे लेना पड़ सकता है। देखिए, ली ना के, ये हमने कर लिया, लिथियम सोडियम पोटेशियम, ये अपना हो गया। अभी मैं देख रहा हूं कासरबा, कैल्शियम स्ट्रोंशियम एंड बेरियम। मुझे बताइए कैल्शियम का कितना है, 40.1, लिखो यहां पे 40.1 प्लस बेरियम का कितना दिख रहा है आपको, 137.3 दिखाई दे रहा है। बेरियम का 137.3 डिवाइडेड बाय 2 करते हैं। क्या ये स्ट्रोंशियम के बराबर आएगा, आएगा या नहीं आएगा, आइए देखते हैं। क्या है भाई साहब, 40.1 प्लस 40 क्या कर रहा हूं मैं, 40.1 प्लस 137.3 इज इक्वल टू डिवाइड बाय 2, 88.7 आ रहा है मुझे, आपको भी वही आ रहा है 88.7, आपको भी ऐसा ही कुछ आया होगा, विच इज अप्रोक्सीमेटली बोला है ना, इट शुड बी अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू द एटॉमिक मास ऑफ द मिडल एलिमेंट। तो ये 88.7 अप्रोक्सीमेटली 87.6 के आसपास है। तो ये कासरबा, इसको भी मैं ट्रायड मानता हूं, इसको भी मैं ट्रायड मानता हूं। थोड़ा सा ऊपर नीचे, 1-2 यूनिट आगे पीछे रहेगा तो चलेगा, बहुत डिफरेंस है, 6-7 का डिफरेंस है तो नहीं चलेगा। यहां पर 0.9 का डिफरेंस है, इतना चलेगा। आर यू अंडरस्टैंडिंग? चलिए ब्रोमीन की बात करते हैं, तीसरा वाला। पहला वाला ट्रायड है, दूसरा वाला ट्रायड है, तीसरा वाला भी है। क्लोरीन का कितना दिया है, 35.5 प्लस आयोडाइन 126.9, चलो ठीक है 126.9 दिखाई दे रहा है आपको, यस 126.9/2 कितना आता है, 35.5 प्लस 126.9 इज इक्वल टू डिवाइडेड बाय 2, 81.2 आ रहा है मुझे, 81.2। कितना डिफरेंस है, 0.3 का नहीं, 1.3 का डिफरेंस है, बराबर है, 1.3 के आसपास का डिफरेंस है, ठीक है 1.3 का डिफरेंस है, इतना चलता है, 1-2 यूनिट का डिफरेंस चलता है, तो तीसरा वाला भी ट्रायड है। आर यू अंडरस्टैंडिंग? बात आपको समझ में आई है? कम ऑन, यस और नो, यस और नो आई है? तो आगे चलते हैं। अब और भी एग्जांपल दिए हैं, कैन यू टेल? देखो इसमें से ना कोई भी तरह का एक छोटा सा क्वेश्चन आपको एग्जाम में पूछ सकते हैं। ये पूछा जा सकता है कि इनमें से कौन सा ट्रायड है, आइडेंटिफाई करके बताइए। तो आपको आना चाहिए करने के लिए, पहले और तीसरे का एवरेज निकालो, बीच वाले के आसपास का आया तो ट्रायड है, नहीं आया तो नहीं है, सिंपल बात है। इसमें से कौन सा एक करूंगा मैं, चलो मेरा मन कर रहा है तीसरा करने का, बाकी आप करो, होमवर्क में करो ना, कुछ तो आप भी करो। थर्ड वाला ले रहा हूं मैं, 9 प्लस 40.1/2 कितना आ गया, 49.1, 49.1 डिवाइडेड बाय 2 कितना होता है, 24.55। इज दिस अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू द मिडल वन? यस इट इज। ये मैग्नीशियम के आसपास का है, हाँ, तो तीसरा वाला ट्रायड है। बाकी दो आप लोग कर लोगे, ऐसी मैं आशा रखता हूं आपसे। इतना एडिशन और डिवीजन आपको आता होगा, मेरे जितना मैथ्स आपका खराब नहीं होगा, आप कर पाओगे। बताइए मजा आ रहा है पढ़ने के लिए? तो यही मजा लाइव में भी लिया जा सकता है। बहुत सारे बच्चे हैं जिन्होंने हमसे लाइव में पढ़ा है और बहुत अच्छा परसेंटेज स्कोर किया है। ये आपको मैं 2025 का रिजल्ट बता रहा हूं। गुंजन, शी हैज स्कोर्ड 100% इन हर बोर्ड एग्जाम्स। वैसे ही वेंकटेश है,
जिसने 100% स्कोर किया हुआ है, धनश्री है, अनुष्का है, ऐसे बहुत बहुत सारे बच्चे हैं जिन्होंने बहुत अच्छा परसेंटेज स्कोर किया है। 127 बच्चे हैं जो 90% के ऊपर मार्क्स लाए हैं। तो हमारे बैच में आरंभ 5.0 में आपको क्या मिलता है? बहुत सारी चीजें मिलती है, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट क्या फीचर है वो मैं आपको बताना चाहूंगा। एक तो लाइव क्लासेस रहेंगे, पूरा सिलेबस 2 बार कवर किया जाएगा, रिकॉर्डिंग मिल जाती है, कोई भी आपका लेक्चर मिस होता है तो आप बाद में देख सकते हो। लेकिन अगर डाउट आता है, वैसे तो लाइव लेक्चर में डाउट क्लियर हो जाते हैं, लेकिन उसके अलावा डाउट आता है तो यहां पर आपको एक IVR नंबर दिया जाएगा, एक नंबर दिया जाएगा जिसके ऊपर आप किसी भी टीचर से कॉल पे बात कर सकते हैं। जैसे कि मैं आपको पढ़ा रहा हूं तो मुझसे कॉल पे बात कर सकते हैं, गैलेक्सी मैम पढ़ा रही हैं तो उनसे आप बात कर सकते हो, शुभम सर हैं एंड पूरी टीम ऑफ टीचर्स है। जिस किसी टीचर से आपको बात करनी है उसके सब्जेक्ट के रिगार्डिंग आप बात करके अपना डाउट क्लियर कर सकते हैं। वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट फीचर ऑफ अवर बैच। इसके अलावा टेस्ट सीरीज है, ऑब्जेक्टिव एंड सब्जेक्टिव। सब्जेक्टिव टेस्ट बच्चा लिखेगा, उसका PDF अपलोड करेगा एंड वो पेपर चेक करके भी आपको दिया जाएगा। तो बैच की प्राइस क्या है? देखिए, एक कूपन अवेलेबल है फर्स्ट 300, लेकिन इट इज अवेलेबल फॉर लिमिटेड टाइम। हमारा बैच छोटा होता है, बच्चे कम होते हैं, इसीलिए हम पर्सनल अटेंशन दे पाते हैं एंड ये जो कूपन है वो लिमिटेड टाइम के लिए एप्लीकेबल है। इसको यूज करेंगे तो ये हो जाता है सीधा 9000। सो हाउ टू ज्वाइन द बैच? ये हमारा ऐप है इजी लर्निंग, प्ले स्टोर के ऊपर आप डाउनलोड कर सकते हैं। इसको रजिस्टर कीजिए, अपना नाम, फोन नंबर, ईमेल आईडी सब डालने के बाद आपको होम पेज पे लाइव कोर्सेज दिख रहे हैं, उसके अंदर आपको आरंभ 5.0 ये दिख रहा है, उसके अंदर बाय नाउ पे क्लिक करेंगे तो यहां कूपन्स एंड ऑफर्स आपको दिख रहा है। इसके अंदर आपको मिलेगा फर्स्ट 300 का कूपन। अगर वो एप्लीकेबल है, मुझे नहीं पता आप ये वीडियो कब देख रहे हो, अगर कूपन अवेलेबल है तो उसको आप यूज कर सकते हैं, अगर अवेलेबल नहीं है इसका मतलब वो एक्सपायर हो चुका है। ठीक है, तो कूपन यूज करने के बाद ये 10,000 हो जाता है सीधा सीधा 9,000। बाकी कोई भी इंक्वायरी आपको करनी है, कोई भी डाउट है, कुछ भी पूछना है तो ये दोनों नंबर अवेलेबल है। बाकी डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाती है। तो चलिए आगे चलते हैं। अब आते हैं न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव्स पे। अब इन्होंने क्या बोला? आपने कभी बचपन में म्यूजिक वगैरह सीखा है? सारे ग म प ध नि सा सुना है? इन्होंने क्या बोला? बाय द वे कुछ बातें और बतानी थी आपको। डॉबरेनर के टाइम पे, थोड़ा पीछे चलते हैं, डॉबरेनर के टाइम पे 1800 के करीब करीब हमने बोला 30 एलिमेंट्स अवेलेबल थे, डिस्कवर हो चुके थे। डॉबरेनर ने जब अपने ट्रायड बनाए तब 33 एलिमेंट्स डिस्कवर हो चुके थे। डॉबरेनर के समय में कितने हो गए थे? 33। फिर जब न्यूलैंड्स का ऑक्टेव्स बना, ये दूसरा एक और तरीका था क्लासिफिकेशन करने का, ग्रुपिंग करने का। ठीक है, तो यहां पर जब न्यूलैंड्स ने ऑक्टेव्स बनाए तो 62 एलिमेंट्स डिस्कवर हो चुके थे। कितने हो गए थे? 62 एट द टाइम ऑफ न्यूलैंड्स। ठीक है, सिंपल बात है यहां तक। अब देखिए क्या हुआ। इन्होंने बोला when the elements are arranged in an increasing order of their atomic mass। सिंपल, छोटे से बड़ा हमें लगाते जाना है, इंक्रीजिंग ऑर्डर में लगाते जाना है। चलिए लगा रहे हैं। बाय द वे आपको दिख रहा है म्यूजिकल नोट, ऊपर वाले रो में आपको म्यूजिकल नोट लिखा हुआ दिख रहा है, सारे गमा पधे नि सा, टो रे मी फा सोला टी डो सारे ग। सॉरी, बता रहा हूं आपको, ये ऐसा वेस्टर्न कल्चर में ऐसे बोलते हैं, डो रे मी फा सोला टी डो, टो रे मी फा सोला टी डो, ऐसे बोलते हैं। ठीक है, तो हम एलिमेंट्स को अरेंज कर रहे हैं इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक मास। हाइड्रोजन के बाद हमने लगाया लिथियम। देखो हीलियम का डिस्कवरी नहीं हुआ था, नोबल गैसेस की डिस्कवरी नहीं हुई थी। न्यूलैंड ने जब अपने ऑक्टेव बनाए, जब ये टेबल बनाया, नोबल गैसेस डिस्कवर नहीं हुए थे। ये बात आपने ध्यान में रखनी है, बाद में डिस्कवर हुए। हाइड्रोजन है, उसके बाद लिथियम लगाया, बेरिलियम है, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन एंड बाद में न्यूलैंड्स ने क्या ऑब्जर्व किया? द प्रॉपर्टीज ऑफ एवरी एथ एलिमेंट। मतलब क्या? यहां पर ये कितने एलिमेंट हमने लगाए? हमने 7 लगाए, बराबर। 1 2 3 4 5 6 7, हमने 7 एलिमेंट को लाइन से लगाया। न्यूलैंड ने क्या बोला? जो 8वां एलिमेंट होगा, जो 8वां एलिमेंट होगा, इट विल बी सिमिलर टू द फर्स्ट एलिमेंट, जस्ट लाइक सारे गमा पधा नि सा।
जो आठवां आया ऑक्सीजन के बाद जो फ्लोरीन आया वो किसके जैसा होगा? हाइड्रोजन के जैसा होगा। ठीक है, फिर से पढ़िए क्या बोला? प्रॉपर्टीज ऑफ एथ एलिमेंट, एवरी एथ एलिमेंट आर सिमिलर टू दोज ऑफ द फर्स्ट, जस्ट लाइक अ ऑक्टेव इन म्यूजिक, सारे गम पध निसा की तरह। आर यू अंडरस्टैंडिंग? तो यहां पे फ्लोरीन की जो प्रॉपर्टीज थी वो किसके जैसी थी? हाइड्रोजन के जैसी थी। ठीक है, उसी तरह से आगे अगर सोडियम आए तो सोडियम की प्रॉपर्टी लिथियम के जैसी थी, फिर मैग्नीशियम बेरिलियम जैसा है, एल्यूमिनियम बोरॉन जैसा है, सिलिकॉन कार्बन जैसा है, फॉस्फोरस नाइट्रोजन जैसा है, सल्फर ऑक्सीजन जैसा है। तो इस तरीके से एक पैटर्न मिले यहां पे। आर यू अंडरस्टैंडिंग? एक पैटर्न क्रिएट हुई कि अगर हम इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक मास में लगाएं तो आठवां एलिमेंट पहले एलिमेंट के जैसा होता है। ठीक है, तो अगर मैं लिथियम को फर्स्ट मानूं तो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, सेवेंथ और एथ, तो आठवां एलिमेंट आ रहा है। सोडियम क्या हो रहा है? आठवां हो रहा है। अगर लिथियम को पहला माने तो सोडियम आठवां है, तो एथ एलिमेंट इज सिमिलर टू द फर्स्ट। आर यू अंडरस्टैंडिंग? इतनी सी बात है। नहीं समझे? नहीं समझे? अगर मैं बेरिलियम को पहला मानूं तो 1 2 3 4 5 6 7 8, मैग्नीशियम आठवां आएगा, आठवां एलिमेंट सिमिलर टू द फर्स्ट। समझ में आ रही है ना बात? इसमें कौन सी बड़ी बात है? कोई दिक्कत वाली बात है क्या? यहां पे नहीं है। चलिए, फिर क्या हुआ? न्यूलैंड्स कंपेयर्ड दिस सिमिलैरिटी विथ ऑक्टेव इन म्यूजिक। म्यूजिक में जो ऑक्टेव होता है उसके साथ इसको कंपेयर किया गया। He called the similarity observed in eighth and first element as law of octaves। ठीक है, इस सिमिलैरिटी को, पहले और आठवें के बीच में जो सिमिलैरिटी आ रही है, इसको लॉ ऑफ ऑक्टेव बोला गया। अब आपको मैंने तो चलो गा के बता दिया, आपको मैं बजा के भी बता देता हूं, तब आप मानोगे, नहीं तो आप मानोगे नहीं। ये मैंने पुराने वाले वीडियो में भी किया हुआ है और मुझे खुजली इतनी है कि मैं आज वाले वीडियो में भी करूंगा, लेकिन इसके लिए मुझे पहले माइक के जो सेटिंग्स हैं उसको चेंज करना पड़ेगा। एक मिनट। अब आपको मैं बिहाइंड द सीन्स भी दिखा देता हूं यहाँ पे कि हमारी रिकॉर्डिंग होती है ओबीएस के ऊपर, और यहाँ पे फिल्टर में जाके नॉइज सप्रेशन बंद करना पड़ेगा। हाँ, अब आपको गिटार का आवाज आएगा, साथ में शायद एसी का भी थोड़ा थोड़ा आवाज आ सकता है। अब मुझे बताइए, सारे गम की बात करें तो ठीक है, तो जो पहला नोट है सा और जो लास्ट नोट है, पिच ऊपर जा रही है लेकिन नोट सेम है। साथ में अगर बजाऊं, आपको सिमिलैरिटी सुनाई दे रही है? देखो, पहला और आठवां सिमिलर है। आर यू अंडरस्टैंडिंग? पहला और आठवां एलिमेंट सिमिलर होते हैं, इसको बोला लॉ ऑफ ऑक्टेव्स। आई होप ये बातें आप समझ पाए हो। अब गिटार हाथ में ले ही लिया है, एक छोटा सा कुछ बजा ही देता हूं। वाह वाह, मजा आ गया। चलो, तो पहला एलिमेंट आठवें एलिमेंट के जैसा होता है, सिमिलैरिटी होती है, इसको हम बोलते हैं लॉ ऑफ ऑक्टेव्स, एंड दैट्स इट। चलिए फिर से हमारी जो सेटिंग है उसको सुधार देते हैं। चलो, यहां तक बातें क्लियर हैं, तो मैं थोड़ा आगे चलता हूं। अब हुआ ये कि न्यूलैंड्स के टाइम पे हमने बताया 62 एलिमेंट्स डिस्कवर हो चुके थे, एंड न्यूलैंड्स ने जो टेबल बनाया, इस टेबल के अंदर आपको 56 बॉक्सेस दिखेंगे। कितने बॉक्सेस हैं? 56 बॉक्सेस। काउंट भी कर सकते हो आप, मुझे बताओ, 1 2 3 4
5 6 7 8 8 कॉलम बनाई हैं एंड 1 2 3 4 5 6 7 रोज हैं। 8 कॉलम्स एंड 7 रोज, मतलब 7 इंटू 8 कितना हो गया? 56 बॉक्स। कितने बॉक्सेस थे? कितने बॉक्सेस थे सरकार? 7 इंटू 8 56, 56 बॉक्सेस बनाए थे। अब 62 एलिमेंट्स को 56 बॉक्सेस में भरना है, तो इन्होंने क्या किया, कहीं कहीं पे आप देखोगे दो दो एलिमेंट को एक ही पोजीशन में डाल दिया डब्बे के अंदर। देखो इधर भी है, इधर भी है, इधर भी है, यहां भी है, यहां भी है। तो ऐसे करके 62 एलिमेंट्स को 56 बॉक्स में कैसे भी करके भर दिया। डबल डबल डाल के भी भर दो, बस बिठा दो कैसे भी करके, ऐसी बात हो गई। ठीक है, तो अब ये जो ऑक्टेव्स थे इनके कुछ लिमिटेशंस हैं, इसके कुछ ड्रॉबैक्स हैं। ड्रॉबैक मतलब क्या? डीमेरिट्स बोलो, नेगेटिव पॉइंट्स बोलो, ऐसे बोल सकते हो, है ना? या फिर आप लिमिटेशंस बोलो। चलो, लिमिटेशंस ऑफ न्यूलैंड्स ऑक्टेव्स ऐसे बोलेंगे। दिस लॉ वाज फाउंड टू बी एप्लीकेबल ओनली अप टू कैल्शियम। ये लॉ कहां तक चला? सिर्फ कैल्शियम तक चला, यहां तक बस। ये इतना ही, बस कैल्शियम तक ये लॉ चला, कैल्शियम तक ये लॉ चला। उसके आगे ये लॉ एप्लीकेबल नहीं था, बिकॉज सिमिलैरिटी नहीं दिख रही थी। देखो, कैल्शियम, मैग्नीशियम, बेरिलियम ये सिमिलर हैं, लेकिन इसके आगे जो भी एलिमेंट्स भरे गए उनमें हमें सिमिलैरिटी नहीं देखने मिली, तो कैल्शियम तक ही एप्लीकेबल था, उसके आगे फेल हो रहा था। आर यू अंडरस्टैंडिंग? चलो अब आपको बताऊं, क्रोमियम और एल्यूमिनियम अलग हैं, टाइटेनियम, सिलिकॉन अलग हैं, मैंगनीज और फास्फोरस, आयरन और सल्फर अलग हैं। तो ये सिर्फ कैल्शियम तक चल रहा है, उसके आगे ये सिस्टम नहीं चलती, ये लॉ फेल हो जाता है। फिर न्यूलैंड्स placed 2 elements each in some boxes to accommodate all the known elements in the table। 62 elements थे, उनको कैसे भी भरना था, तो कहीं कहीं पे डबल डबल एलिमेंट भर दिए। कोबाल्ट है, निकल है, सीजियम है, लैंथनम है, आपको दिख रहा है। भरने के लिए डबल डबल एलिमेंट भी बिठा दिया एक ही बॉक्स के अंदर। फिर और क्या प्रॉब्लम हो गई? न्यूलैंड प्लेस्ड द मेटल्स कोबाल्ट एंड निकल अंडर द नोट डो अलोंग विथ हैलोजन। आपको यहां पे दिखेगा फ्लोरीन है, क्लोरीन है, ब्रोमीन है, इनको हम हैलोजन बोलते हैं। किसको? फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, इनको हैलोजन बोला जाता है। हैलोजन्स के साथ कोबाल्ट एंड निकल डाल दिया, इसका कोई लेना देना था क्या? काय संबंध आहे त्यांच्यामध्ये? काहीच नाही है। कोबाल्ट एंड निकल मेटल है, हैलोजन्स नॉन मेटल्स हैं, बिना संबंध के एक साथ बिठा दिया था, है ना? तो ये गड़बड़ हो गई। कोबाल्ट एंड निकल को हैलोजन्स के साथ बिठा दिया, फ्लोरीन, क्लोरीन एंड ब्रोमीन के साथ। दूसरा पॉइंट क्या था? आयन हैविंग सिमिलैरिटी विद कोबाल्ट एंड निकल। अब ये जो आयन है ये कोबाल्ट एंड निकल के जैसा है, सिमिलैरिटी है, डी ब्लॉक में आता है, ट्रांजिशन मेटल है, लेकिन उसको किधर बिठा दिया? ऑक्सीजन और सल्फर के साथ, ऑक्सीजन और सल्फर के साथ बिठा दिया। अगेन आयन का और ऑक्सीजन का, सल्फर का कोई संबंध नहीं है, फालतू में बिठा दिया। ठीक है, ये दूसरी गड़बड़ हो गई। एंड न्यूलैंड्स ऑक्टेव्स डिड नॉट हैव एनी प्रोविजन टू अकोमोडेट न्यूली डिस्कवर्ड एलिमेंट्स। इसके बाद अगर और भी एलिमेंट डिस्कवर हो रहे हैं तो उनको बिठाने के लिए जगह नहीं थी, तो ये डब्बा यहां पे फेल हो गया, ये न्यूलैंड ऑक्टेव यहां पे फेल हो गए। आपको सारी बातें समझ में आई? सबसे पहली गड़बड़ क्या थी? ये सिर्फ कैल्शियम तक चला। देखो 4-5 पॉइंट है, आपको याद होने चाहिए। सिर्फ कैल्शियम तक चल रहा है। फिर एलिमेंट्स को कैसे भी करके बिठाना है, तो किसी किसी बॉक्स में डबल डबल एलिमेंट को बिठा दिया। कोबाल्ट एंड निकल को हैलोजन के साथ रख दिया, डो में, डो मतलब सा। लोखंड कोबाल्ट एंड निकल के जैसा होता है, उसको ऑक्सीजन सल्फर के साथ डाल दिया। एंड नए एलिमेंट जो डिस्कवर होंगे उनको बिठाने के लिए जगह नहीं थी, कोई प्रोविजन नहीं था। ये हो गई सारी लिमिटेशंस ऑफ न्यूलैंड्स ऑक्टेव्स। बात करते हैं मेंडलीव्स पीरियोडिक टेबल की। बहुत ही जरूरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। इसके जो मेरिट है, डीमेरिट है, वो पीवाईक्यू में पूछे गए हैं, तो आपको इस टॉपिक को बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है। मेंडलीव के टाइम पे 63 एलिमेंट
डिस्कवर हो चुके थे। न्यूलैंड के टाइम पे 62 थे, मेंडलीव के टाइम पे 63 थे। इन्होंने क्या बोला, मेंडलीव कंसिडर्ड एटॉमिक मास ऑफ एलिमेंट्स एज स्टैंडर्ड। जैसे डॉबरेनर कह के गए कि एटॉमिक मास के ऊपर केमिकल प्रॉपर्टीज डिपेंड करती हैं, उसी प्रकार से इन्होंने भी वही बोला, एटॉमिक मास एक स्टैंडर्ड है, एक फंडामेंटल प्रॉपर्टी है, एटॉमिक मास के ऊपर केमिकल प्रॉपर्टीज डिपेंड करती हैं। ऐसी सेम बात इन्होंने भी बताई। एंड इन्होंने क्या किया, ही अरेंज्ड द 63 एलिमेंट्स नोन एट दैट टाइम इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक मास। इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज किया, जैसा न्यूलैंड ने किया था वैसा ही इन्होंने भी करा। ठीक है, तो ये अरेंज करते गए इंक्रीजिंग ऑर्डर में, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, अरेंज करते 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 इन्होंने क्या ऑब्जर्व किया कि एक ऐसा एलिमेंट आता है जिसकी प्रॉपर्टीज पहले वाले एलिमेंट के साथ मैच होती हैं। आप इंक्रीजिंग ऑर्डर में लगाइए, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक मास में लगाते जाइए, फिर एक ऐसा एलिमेंट आएगा जिसकी प्रॉपर्टी पहले वाले के साथ मैच होती हैं। मतलब क्या मैं ऐसा बोल सकता हूं, प्रॉपर्टीज रिपीट हो रही हैं आफ्टर सम इंटरवल, ऐसा हम बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं, प्रॉपर्टीज रिपीट आफ्टर सम डेफिनेट इंटरवल। इंटरवल मतलब स्पेस के बाद, थोड़े गैप के बाद प्रॉपर्टीज रिपीट हो रही है। क्या प्रॉपर्टीज, व्हाट प्रॉपर्टीज, आइए समझते हैं। लिथियम और सोडियम को कंपेयर किया जाए तो इनकी जो केमिकल प्रॉपर्टी है वो सिमिलर पाई जाती है। फॉर एग्जांपल, लिथियम का ऑक्सीजन के साथ कंपाउंड बनता है Li2O, सोडियम का बनता है Na2O। ये इनका जो ऑक्साइड का फॉर्मूला है, क्या वो आपको सिमिलर दिख रहा है? 2 लिथियम 1 ऑक्सीजन, 2 सोडियम 1 ऑक्सीजन, फॉर्मूला सिमिलर है। हाँ, उसी तरह से इनका हाइड्रोजन के साथ फॉर्मूला देखा जाए, LiH लिथियम हाइड्राइड एंड NaH सोडियम हाइड्राइड, हाइड्राइड का फॉर्मूला, इसमें भी सिमिलैरिटी है। 1 लिथियम 1 हाइड्रोजन, 1 सोडियम 1 हाइड्रोजन, यस और नो? तो हमने क्या बोला, इनका जो ऑक्साइड का है और हाइड्राइड का फॉर्मूला है वो सिमिलर है, मतलब इनकी केमिकल प्रॉपर्टीज सिमिलर हैं। एंड केमिकल प्रॉपर्टी सिमिलर है, उसी के साथ इनका जो मेल्टिंग पॉइंट है, डेंसिटी है, बॉइलिंग पॉइंट है, इनमें ग्रेडेशन दिखता है। ग्रेडेशन का मतलब क्या होता है ये मैं आपको आगे भी बताऊंगा। अब यहां पे सिंपल भाषा में अगर बताऊं तो ग्रेडेशन मतलब ग्रेजुअल इंक्रीज, आगे समझेगा आपको। लास्ट में वीडियो देखोगे पूरा तो आपको ग्रेडेशन का मतलब एग्जैक्टली समझ में आ जाएगा। तो इनके मेल्टिंग पॉइंट में, डेंसिटी में, बॉइलिंग पॉइंट में ग्रेडेशन दिखता है, मतलब ये जो फिजिकल प्रॉपर्टीज हैं इनमें भी रिलेशन दिखाई पड़ता है। क्या आपको बात समझ में आई? आपको बात समझ में आई? तो उन्होंने क्या किया, जो सिमिलर एलिमेंट मिला, सिमिलर एलिमेंट मिला उसको पहले वाले के नीचे रख देंगे। हम इंक्रीजिंग ऑर्डर में लगा रहे हैं, इंक्रीजिंग ऑर्डर में लगा रहे हैं, जो भी सिमिलर एलिमेंट मिलेगा उसको हम पहले वाले के नीचे रख देंगे। मतलब क्या, मतलब सिमिलर एलिमेंट्स को एक ग्रुप में डाला जाएगा। आर यू अंडरस्टैंडिंग? तो सोडियम को हम लिथियम के नीचे लगा देंगे एंड फिर से हम हमारी प्रथा शुरू रखेंगे, इंक्रीजिंग ऑर्डर में लगाते जाइए। अब देखो अब क्या हुआ, इसके आगे पता चला मैग्नीशियम आ रहा है। अब मैग्नीशियम और बेरिलियम में अगर हम इनके फॉर्मूला को कंपेयर करें तो BeO बेरिलियम ऑक्साइड एंड MgO मैग्नीशियम ऑक्साइड, ऑक्साइड का फॉर्मूला सिमिलर है। उसी तरह हाइड्राइड का फॉर्मूला BeH2 एंड MgH2, हाइड्राइड का फॉर्मूला भी सिमिलर है। एंड इसके आगे भी और जो एलिमेंट आ रहे हैं, एल्यूमिनियम आ रहा है, सिलिकॉन, फॉस्फोरस, सल्फर, ऑक्सीजन, क्लोरीन है यहां पे। तो ये एलिमेंट्स भी इनके ऊपर वाले एलिमेंट्स के साथ मैच हो रहे हैं। मतलब बोरॉन की बात करूं तो इसका जो ऑक्साइड होता है वो B2O3 होता है एंड एल्यूमिनियम का Al2O3 होता है। वैसे ही हाइड्राइड BH3 बनता है, BH3 एंड AlH3 बनता है। कार्बन का CO2 बनता है, CH4 बनता है, SiO2 बनता है, SiH4 बनता है, N2O5 बनता है,
NH3 बनता है, वैसा ही P2O5 बनता है और PH3 भी बनता है। आर यू अंडरस्टैंडिंग? तो जो जो एलिमेंट्स आगे भी आ रहे हैं वो उसके ऊपर वाले एलिमेंट्स के साथ मैच हो रहे थे। तो यही करते करते इन्होंने अपना टेबल बनाया। क्या पता चला? सिमिलर एलिमेंट्स को ग्रुप्स में डाला गया। आर यू अंडरस्टैंडिंग? सिमिलर एलिमेंट्स को एक ग्रुप में लगाया जाएगा, दैट्स इट। यही होता है क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स। अब देखिए, एलिमेंट्स विद सिमिलर फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज रिपीट आफ्टर अ डेफिनेट इंटरवल। सिमिलर एलिमेंट्स रिपीट होते हैं। एलिमेंट्स विद सिमिलर फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टी रिपीट आफ्टर अ डेफिनेट इंटरवल। यही बात है, उनको एक ग्रुप में लगाना है। बातें क्या आपको समझ में आ रही हैं? अच्छी अच्छी बातें बता रहा हूं, है ना? चलिए, तो मेंडलीव का पीरियोडिक लॉ, वाओ, ओ माय गॉड, मेंडलीव्स पीरियोडिक लॉ, ये आपको 1 मार्क के लिए पूछा जा सकता है। बहुत ही ज्यादा जरूरी डेफिनेशन है मेंडलीव का पीरियोडिक लॉ। प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स आर पीरियोडिक म्हणजे काय? म्हणजे वाघाचे पंजे। पीरियोडिक मतलब रिपीटिंग। पीरियोडिक का मतलब होता है रिपीटिंग। अब इसको आप फिर से पढ़िए एक बार। प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स आर रिपीटिंग। मेरे साथ रिपीट भी कीजिए। प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स आर रिपीटिंग। पीरियोडिक फंक्शन ऑफ एटॉमिक मास मतलब क्या? प्रॉपर्टीज रिपीट हो रही हैं, लेकिन किसके ऊपर डिपेंड करती हैं? एटॉमिक मास के ऊपर। प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स आर डिपेंडेंट ऑन एटॉमिक मास, दे आर अ पीरियोडिक फंक्शन ऑफ एटॉमिक मास। एटॉमिक मास के हिसाब से प्रॉपर्टीज रिपीट होती हैं। प्रॉपर्टीज आर पीरियोडिक फंक्शन ऑफ एटॉमिक मास। आई होप आपको ये डेफिनेशन समझ में एकदम क्लियरली आ गई है। इसका मतलब आपको समझ में आ गया है। रिपीट कीजिए 2-3 बार। प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स आर पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक मासेस। ऐसा 2-3 बार रिपीट करोगे तो याद हो जाएगा। अभी देखिए, ये टेबल आपके टेक्स्ट बुक में दिया है, बहुत ही खिचड़ी बना के रखा है टेबल में। हमें इस टेबल से कोई मतलब नहीं है। मैं आपको सिंपल टेबल बताता हूं। ये टेबल एग्जाम में नहीं पूछा जाएगा। टेबल से रिलेटेड कोई भी बात एग्जाम में नहीं पूछी जाएगी, ये मेरी गारंटी है आपसे। इस टेबल को देखो, मुझे बताइए, आपको यहां पे कुछ ग्रुप्स दिख रहे हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 वर्टिकल ग्रुप। माझी पेन कुठे है? वर्टिकल मतलब ऐसा। तो देर आर 8 वर्टिकल ग्रुप्स। क्या ये बात आप समझ पा रहे हो? 8 वर्टिकल ग्रुप्स। अच्छा, एंड आडवा आडवा, तुमको ये पीरियड्स दिख रहा है इधर, ऐसा आडवा 1 2, ऐसा कितना है? 6। तो देर आर 6 हॉरिजॉन्टल पीरियड्स। आडवा पीरियड, खड़ा ग्रुप आडवा पीरियड। 8 वर्टिकल ग्रुप्स एंड 6 हॉरिजॉन्टल पीरियड्स इन द मेंडलीव्स पीरियोडिक टेबल। किसमें? मेंडलीव के पीरियोडिक टेबल में। ठीक है, इतनी बेसिक बात आप लोग याद रखिए, बाकी कुछ याद रखने की गरज नहीं है। अब मेरिट्स की बात करते हैं। मेरिट मतलब क्या? पॉजिटिव चीजें। मेंडलीव पीरियोडिक टेबल में अच्छा क्या था? पहली बात, पहले बेरिलियम का मास 14.09 माना जाता था पहले, लेकिन यह गलत था। यह क्या था? गलत था। मेंडलीव ने बेरिलियम के मास को करेक्ट किया एंड क्या बताया? इट इज 9.4। एंड फिर बेरिलियम को बोरॉन के पहले प्लेस किया गया। बेरिलियम वॉज प्लेस्ड बिफोर बोरॉन। पहले उसको बोरॉन के बाद रखते थे, करेक्ट करने के बाद बोरॉन के पहले रखने लगे। अब देखिए यहां पे टेबल में आपको बेरिलियम और बोरॉन दिख रहे हैं दोनों, ठीक है? हाँ सर, बेरिलियम भी दिखा, बोरॉन भी दिखा। बेरिलियम का करेक्टेड मास कितना है? 9.4। मेंडलीव ने करेक्ट किया, बेरिलियम की पोजीशन ठीक की, एंड बोरॉन का कितना है? 11।
तो बराबर बेरिलियम को बोरॉन के पहले रखा। बेरिलियम वॉज प्लेस्ड बिफोर बोरॉन। बात समझ में आई? सिंपल सा पॉइंट है। दूसरी बात, मेंडलीव ने कुछ खाली डब्बे छोड़े, रेड कलर का डब्बा, ब्लू कलर का डब्बा, येलो डब्बा, दिख रहा है आपको डब्बा, अब्बा डब्बा जब्बा, 3 डब्बा खाली छोड़ा ताकि आगे जो एलिमेंट डिस्कवर होंगे उनको हम यहां रख पाए। सारे एलिमेंट तो डिस्कवर नहीं हुए थे, उसको भी पता था, तो उन्होंने खाली जगह छोड़ी फॉर एलिमेंट्स दैट विल बी डिस्कवर्ड लेटर। बात समझ में आ रही है? अच्छा, उन्होंने क्या बोला, ये जो लाल डब्बा है वो बोरॉन के जैसा होगा, मतलब उसकी जो प्रॉपर्टी होगी वो बोरॉन जैसी होगी। ये जो ब्लू डब्बा है उसकी प्रॉपर्टी एल्यूमिनियम जैसी होगी, एंड येलो डब्बा है उसकी प्रॉपर्टी सिलिकॉन जैसी होगी। तो इनको नाम भी दिया। जो लाल डब्बा है वहां पे जो एलिमेंट आएगा उसका एक नाम रखा गया एका बोरॉन। संस्कृत में एक, एक का मतलब 1 होता है, तो ये जो एका है, ये एका कहां से आया था? संस्कृत से आया था। एका मतलब 1, 1 बोरॉन। ठीक है, मतलब जो लाल वाला डब्बा है उसकी प्रॉपर्टी बोरॉन के जैसी होगी। ब्लू वाले डब्बे को क्या बोला? एका एल्यूमिनियम, 1 एल्यूमिनियम, मतलब ये एल्यूमिनियम जैसा होगा। एंड येलो वाले डब्बे को बोला एका सिलिकॉन, मतलब उसकी प्रॉपर्टी सिलिकॉन जैसी होगी। एंड मेंडलीव भाई साहब नहीं मान रहे, उन्होंने इनके एटॉमिक मास भी प्रेडिक्ट किए। एका बोरॉन का मास बताया गया 44, एका एल्यूमिनियम का मास बताया गया 68। अच्छा, ये प्रेडिक्शंस हैं। एका सिलिकॉन का 72, ये मेंडलीव के प्रेडिक्टेड मास हैं। ये क्या है? प्रेडिक्शन, अंदाजा लगाया, एस्टिमेट लगाया क्या ऐसा होगा। ठीक है, ये एक्चुअल मास नहीं है, ये प्रेडिक्टेड मास है मेंडलीव के। एंड बाद में जब ये एलिमेंट डिस्कवर हुए तो लाल डब्बे में किसको रखा गया? स्कैंडियम। ब्लू डब्बे में रखा गया गैलियम Ga, एंड एका सिलिकॉन जर्मेनियम, येलो डब्बा। ठीक है, एंड एक बात क्या पता चली, द प्रॉपर्टीज ऑफ दीज एलिमेंट्स मैच्ड वेल विद दोज प्रेडिक्टेड बाय मेंडलीव। मतलब मेंडलीव ने जैसा जैसा प्रेडिक्ट किया था वैसा वैसा इनका प्रॉपर्टीज आया, मतलब एकदम मिलता जुलता प्रॉपर्टीज आया। द प्रॉपर्टीज मैच्ड वेल विद दोज प्रेडिक्टेड बाय मेंडलीव, मतलब मेंडलीव का प्रेडिक्शन बहुत अच्छा था। आर यू अंडरस्टैंडिंग? ये जो है ये प्रेडिक्टेड मासेस हैं, ये एक्चुअल मासेस नहीं है। एक्चुअल मासेस थोड़े थोड़े अलग हैं, स्लाइटली डिफरेंट है, लेकिन ये प्रेडिक्टेड मासेस हैं। एंड प्रॉपर्टीज जो प्रेडिक्ट की थी एंड जो एक्चुअल प्रॉपर्टीज हैं वो मैच होती हैं, काफी हद तक मैच होती है। आर यू अंडरस्टैंडिंग? अब मैं इसको याद रखने का एक सिंपल तरीका आपको बताता हूं। मैं बोलता हूं बोचका, बोचका सुना है? ऐसा उठा के बोचका लेके जाते हैं, बोचका, वैसा मैं याद रखता हूं बोचका। बो फॉर बोरॉन्स, का फॉर स्कैंडियम, बोचका। वैसे आलू गुल्लू, आलू आणि गुल्लू, आलू इज एल्यूमिनियम, गुल्लू इज गैलियम, आलू गुल्लू। ठीक है, एंड तीसरा सिली जर्मन, सिली जर्मन, जर्मन्स आर सिली, सिली जर्मन्स। ठीक है, बोचका, बोरॉन स्कैंडियम, एका बोरॉन स्कैंडियम, आलू गुल्लू, एका एल्यूमिनियम एका गैलियम, सॉरी एका एल्यूमिनियम गैलियम, एंड सिली जर्मन एका सिलिकॉन जर्मेनियम। ठीक है, ऐसे मैं अजीब अजीब तरीकों से याद रखता हूं इसको। ठीक है, चलिए अगली वाली मेरिट पे चलते हैं। देयर वॉज नो प्लेस रिजर्व्ड फॉर नोबल गैसेस। उस जमाने में नोबल गैस डिस्कवर नहीं हुए थे, लेकिन जब डिस्कवर हुए तो मेंडलीव ने एक जीरो ग्रुप बनाया। कौन सा ग्रुप बनाया? जीरो ग्रुप। उसके अंदर सारे नोबल गैसेस को रख दिया। हीलियम आ गया, नियॉन आ गया, आर्गोन आ गया, क्रिप्टॉन आ गया। आर यू अंडरस्टैंडिंग? मेंडलीव क्रिएटेड द जीरो ग्रुप विदाउट डिस्टर्बिंग द ओरिजिनल पीरियोडिक टेबल। ये जो ओरिजिनल टेबल था, ओरिजिनल, उसको डिस्टर्ब नहीं किया, उसी के बगल में जीरो ग्रुप बना के सारे नोबल गैसेस को रख दिया। सिंपल बात है, कोई बड़ी बात नहीं है। तो 3 पॉइंट आपको समझ में आए। बेरिलियम के मास को करेक्ट किया गया, बेरिलियम को बोरॉन के पहले रखा गया, ठीक है। दूसरी बात, खाली जगह छोड़ी गई।
फॉर एलिमेंट्स दैट विल बी डिस्कवर्ड लेटर, उनके एटॉमिक मास प्रेडिक्ट किए गए, उनकी दूसरी प्रॉपर्टीज को प्रेडिक्ट किया। बाद में जब वो एलिमेंट डिस्कवर हुए तो एका बोरॉन स्कैंडियम, एका एल्यूमिनियम गैलियम, एका सिलिकॉन जर्मेनियम, उनके एटॉमिक मास भी 44, 68, 72 प्रेडिक्ट किया गया। एंड जो प्रेडिक्टेड प्रॉपर्टीज थी दे मैच्ड वेल विद द एक्चुअल प्रॉपर्टीज। इतनी सारी बातें हमने की एंड यहाँ पर जीरो ग्रुप बनाया गया विदाउट डिस्टर्बिंग द ओरिजिनल पीरियोडिक टेबल एंड यहाँ पर नोबल गैसेस को रखा गया। क्या इतनी ढंग टकड़ इतनी बातें आपको समझ में आई हैं? आई होंगी। अब बात करते हैं डीमेरिट्स की। डीमेरिट मतलब जो नेगेटिव बातें हैं, जो लिमिटेशंस है मेंडलीव पीरियोडिक टेबल की। सबसे पहला पॉइंट, कोबाल्ट और निकल की बात करें तो उनका जो एटॉमिक मास है वो कैसा है? 58.9 दिख रहा है आपको यहाँ पे। कोबाल्ट निकल देखो 58.9 एंड 58.7। मुझे बताओ इसका होल नंबर मास कितना होगा इन दोनों का? अगर मैं राउंड ऑफ करूं तो 58.9 को मैं 59 लिख सकता हूं एंड 58.7 निकल का उसको भी मैं 59 लिख सकता हूं। तो इनका जो होल नंबर मास है वो होल नंबर मास इज सेम। होल नंबर मास दोनों का सेम है, कोबाल्ट और निकल। तो पहले किसको रखा जाए, बाद में किसको रखा जाए? पहले कोबाल्ट रखें फिर निकल, या फिर पहले निकल फिर कोबाल्ट? ये समझ में नहीं आ रहा था। इनका जो सीक्वेंस है कोबाल्ट निकल या फिर निकल कोबाल्ट कैसे रखें, ये सीक्वेंस समझ में नहीं आ रहा था। Therefore there was ambiguity. Ambiguity मतलब confusion regarding their sequence in the table. बातें समझ में आई? बहुत सिंपल बातें कर रहा हूं। दूसरी बात, isotopes were discovered long time after Mendeleev put forth the periodic table. आइसोटोप मतलब क्या? आइसोटोप म्हणजे काय बताता हूं। चलो कार्बन की बात करते हैं। कार्बन का एटॉमिक नंबर होता है 6। एटॉमिक नंबर मतलब क्या? नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। तो कार्बन के पास 6 प्रोटॉन होते हैं एंड 6 न्यूट्रॉन भी होते हैं। ये मैं कार्बन 12 की बात कर रहा हूं। एटॉमिक नंबर 6 है, 6 प्रोटॉन है, 6 न्यूट्रॉन है, तो उसका एटॉमिक मास नंबर 12 हो जाता है। 6 प्रोटॉन प्लस 6 न्यूट्रॉन, टोटल कितना हो गया? 12। ये बात आप समझ पा रहे हो? कार्बन 12, लेकिन वैसा कार्बन 13 भी होता है आइसोटोप। इट हैज द सेम केमिकल प्रॉपर्टी बट डिफरेंट एटॉमिक मास। इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूं, इट हैज द सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट एटॉमिक मास। मतलब नंबर ऑफ प्रोटॉन तो चेंज नहीं होंगे, एटॉमिक मास तो 6 ही रहेगा। एटॉमिक मास 6 ही रहेगा लेकिन मास नंबर चेंज होगा। मतलब कार्बन 13 की बात करूं तो इसके अंदर 6 प्रोटॉन है, मतलब एटॉमिक मास तो सेम ही है, 6 ही है ना? यस और नो? एटॉमिक मास तो 6 ही है लेकिन उसमें न्यूट्रॉन ज्यादा है, 7 न्यूट्रॉन। तो इसका टोटल कितना हो गया? 13 हो गया। एटॉमिक मास 13 हो गया। वैसे ही कार्बन 14 होता है, इसका भी एटॉमिक मास, एटॉमिक नंबर तो 6 है, उसके पास 6 प्रोटॉन है, एटॉमिक नंबर इज 6, लेकिन 8 न्यूट्रॉन है। तो टोटल कितना हो गया? 14 हो गया। तो मुझे एक बात बताओ, कार्बन 12, कार्बन 13, कार्बन 14, इन सबका एटॉमिक नंबर तो 6 है, सबका एटॉमिक नंबर सेम है लेकिन एटॉमिक मास अलग है। 12, 13, 14। आर यू अंडरस्टैंडिंग? न्यूट्रॉन का नंबर चेंज हो रहा है, न्यूट्रॉन के नंबर में चेंज आता है। 6 न्यूट्रॉन, 7 न्यूट्रॉन, 8 न्यूट्रॉन। आर यू अंडरस्टैंडिंग? न्यूट्रॉन के नंबर में चेंज हो रहा है तो एटॉमिक मास में चेंज दिख रहा है। 12, 13, 14। इतना बात एकदम क्लियर है। अब ये तीनों कार्बन, कार्बन 12, कार्बन 13, 14, इनकी जो केमिकल प्रॉपर्टीज हैं, केमिकल प्रॉपर्टीज आर सेम बट एटॉमिक मास अलग है। एकदम क्लियर हुआ बात? 6 प्रोटॉन प्लस 6 न्यूट्रॉन। तो अब इनको कहां रखा जाए? इनकी केमिकल प्रॉपर्टी सेम है, इनका एटॉमिक नंबर सेम है, इनको कहां रखा जाए? मेंडलीव को समझ में नहीं आ रहा था
अ चैलेंज वॉज पोस्ड इन प्लेसिंग देम इन मेंडलीव्स पीरियोडिक टेबल। एक ही डब्बे में रखा जाए या अलग अलग डब्बे में रखा जाए, एक ही डब्बा अलग अलग डब्बा, ये समझ में नहीं आ रहा था। बातें समझिए आपको। आइसोटोप मतलब क्या? आइसोटोप का एक सिंपल डेफिनेशन मेरे को बताओ। नहीं नहीं, आप बताओगे, ऐसे कैसे नहीं बताओगे? हाँ, ऐसे कैसे नहीं बताओगे, बताओगे आप। सेम एटॉमिक नंबर, डिफरंट एटॉमिक मास, एवढंच आहे। सेम एटॉमिक नंबर, डिफरंट एटॉमिक मास, इसको आइसोटोप बोलते हैं। इनको कहां रखा जाए? देयर वाज अ चैलेंज इन प्लेसिंग देम इन द मॉडर्न इन द मेंडलीव्स पीरियोडिक टेबल। ये दूसरा डिमेरिट हो गया, क्लियर हो गया पॉइंट। अच्छा, तीसरा डिमेरिट क्या है? बातें करते करते गला बैठ गया है। तीसरा डिमेरिट, व्हेन एलिमेंट्स आर अरेंज्ड इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक मास, क्या होता है? आप इनको इंक्रीजिंग ऑर्डर में लगाओ। सोडियम है, उसके बाद कौन है? उसके बाद मैग्नीशियम, उसके बाद एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर एंड क्लोरीन। मुझे बताओ, इनका जो एटॉमिक मास में चेंज हो रहा है, क्या वो यूनिफॉर्म है? 23 से 24, एक का डिफरेंस। 24 से 27, 3.3 का डिफरेंस है। 27.3 से 28, 0.7 का डिफरेंस है। यहाँ पे 3 का डिफरेंस है, यहाँ पे 1 का डिफरेंस है, यहाँ पे 3.5 का डिफरेंस है। मुझे बताइए, जो डिफरेंस है क्या वो यूनिफॉर्म है? नहीं है। तो मुझे एक बात बताओ, द राइज इन एटॉमिक मास, राइज मतलब चेंज इन एटॉमिक मास, इट डज नॉट अपीयर टू बी यूनिफॉर्म। एक तरीके से नहीं बढ़ रहा है, आड़ा टेढ़ा बढ़ रहा है। कभी 2 से बढ़ गया, कभी 3 से बढ़ गया, कभी 0.7, कभी 1, कभी 3.5। एटॉमिक मास का जो इंक्रीमेंट है वो यूनिफॉर्म नहीं है। क्या ये बात आपको समझ में आई? अच्छा, फिर अगर मैं हैवी एलिमेंट्स की बात करूं, हैवी एलिमेंट मतलब वजनदार मतलब उनका एटॉमिक मास ज्यादा है। कैडमियम के बाद इंडियम आ रहा है, इंडियम के बाद स्टैनम। ये क्या है? स्टैनम म्हणजे काय? टिन। तो कैडमियम के बाद इंडियम आ रहा है, डिफरेंस 1 का है। इंडियम से स्टैनम डिफरेंस 5 का है। मुझे बताइए, क्या इंडियम, ये IN, और स्टैनम, उसके बीच में कोई और एलिमेंट आ सकता है? हाँ, आ सकता है। क्या 2 एलिमेंट भी आ सकते हैं? हाँ, 2 भी आ सकते हैं। लेकिन क्या हम प्रेडिक्ट कर सकते हैं? नहीं कर सकते, बिकॉज राइज इन एटॉमिक मास यूनिफॉर्मली नहीं बढ़ता। एटॉमिक मास यूनिफॉर्मली नहीं बढ़ता, तो हम प्रेडिक्ट नहीं कर सकते। क्या प्रेडिक्ट नहीं कर सकते? इट वॉज नॉट पॉसिबल टू प्रेडिक्ट हाउ मेनी एलिमेंट्स कुड बी डिस्कवर्ड बिटवीन टू हैवी एलिमेंट। हैवी एलिमेंट के बीच में और कितने एलिमेंट आ सकते हैं, ये हम प्रेडिक्ट नहीं कर पा रहे थे। बातें समझ में आ रही हैं? ये लर्न करना है आपको सब। चौथा डिमेरिट, बहुत ही मजेदार डिमेरिट है। क्या बोला है? हाइड्रोजन शोज सिमिलैरिटी विथ हैलोजन। हैलोजन म्हणजे कोण? हैलोजन म्हणजे कोण? हैलोजन मतलब आपका जो क्लोरीन है, फ्लोरीन है, आपका जो ब्रोमीन है। वैसे फ्लोरीन को पहले लिखेंगे, क्लोरीन को बाद में, ठीक है। आयोडीन है, ये सब कौन है? हैलोजन्स हैं, ठीक है। ग्रुप 7 में आते हैं, ठीक है। ग्रुप 7 ऑफ द मेंडलीव्स पीरियोडिक टेबल। मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में ग्रुप 17 में आते हैं। बातें समझ में आ रही हैं? अच्छा, अब क्या सिमिलैरिटी है? मॉलिक्यूलर फॉर्मूला हाइड्रोजन का होता है H2, क्लोरीन का होता है Cl2। क्या सिमिलैरिटी दिख रही है? हाँ सर। फ्लोरीन का होता है F2, आयोडीन का होता है I2। क्या सिमिलैरिटी है? हाँ। अच्छा, कंपाउंड विथ मेटल, हाइड्रोजन और मेटल, सोडियम को ले लो आप, मेटल में आप सोडियम को ले लो, तो NaH बनता है, सोडियम हाइड्राइड। वैसा ही NaCl बनता है, सोडियम क्लोराइड। वैसा ही NaF बनता है, सोडियम फ्लोराइड। एंड वैसा ही NaI बनता है, सोडियम आयोडाइड। फॉर्मूला सिमिलर है। कंपाउंड विथ नॉन मेटल, नॉन मेटल के जगह पे हम कार्बन को ले लेंगे, तो कार्बन एंड हाइड्रोजन CH4 बनाते हैं। वैसा ही कार्बन एंड क्लोरीन CCl4 बनाते हैं।
कार्बन एंड फ्लोरीन CF4 बना सकते हैं एंड कार्बन आयोडीन CI4 भी बना सकते हैं। तो आपको सिमिलैरिटीज दिख रही हैं मॉलिक्यूलर फॉर्मूला में, कंपाउंड विथ मेटल में एंड कंपाउंड विथ नॉन मेटल में। ये टेबल आपको लर्न होना चाहिए। हाइड्रोजन एंड हैलोजन सिमिलर प्रॉपर्टी दिखाते हैं, वैसे ही उसी तरह से हाइड्रोजन शोज सिमिलैरिटी विथ अल्कली। कौन सी कली? अल्कली। अल्कली ग्रुप 1 में आते हैं, मेंडलीव पीरियोडिक टेबल में भी ग्रुप 1, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में भी ग्रुप 1। अल्कली में कौन आता है? लिथियम आ गया, सोडियम आ गया, पोटेशियम आ गया, लीन आके, ये होते हैं अल्कली मेटल। कंपेयर करते हैं। चलो, कंपाउंड ऑफ हाइड्रोजन एंड कंपाउंड ऑफ सोडियम लेते हैं। वैसा ही कंपाउंड ऑफ लिथियम भी बना दूंगा मैं यहाँ पे एंड कंपाउंड ऑफ पोटेशियम भी बना दूंगा, आपके सहूलियत के लिए, आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए। हाइड्रोजन का कंपाउंड विथ क्लोरीन HCl, तो सोडियम का NaCl है, लिथियम का LiCl है, पोटेशियम का KCl है। चलो, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन H2O बनाता है, तो सोडियम Na2O बनाता है। मुझे बताइए, 2 हाइड्रोजन 2 सोडियम Li2O K2O, क्या ये सिमिलैरिटीज दिख रही हैं आपको? उसी तरह से हाइड्रोजन सल्फर H2S, वैसा सोडियम एंड सल्फर Na2S Li2S K2S। ठीक है, तो हाइड्रोजन के जो फॉर्मूला हैं दे आर सिमिलर टू कंपाउंड्स ऑफ अल्कली मेटल्स। तो मुझे बताओ, हाइड्रोजन हैलोजन जैसा भी है और हाइड्रोजन अल्कली मेटल जैसा भी है, दोनों के जैसा बिहेवियर दिखाता है। हाइड्रोजन को कहां रखें? हैलोजन में रखें, ग्रुप 17 में, ग्रुप 7 में, मेंडलीव पीरियोडिक टेबल का ग्रुप 7। हाइड्रोजन को हैलोजन में रखें ग्रुप 7 में, या अल्कली मेटल में रखें ग्रुप 1 में? बताइए, आपको भी नहीं पता, मुझे भी नहीं पता, बोलो कैसी बात है? Thus it could not be decided whether the correct position of hydrogen, हाइड्रोजन को कहां रखें? ग्रुप 1 ऑफ अल्कली मेटल और ग्रुप 7 ऑफ हैलोजेंस। ठीक है, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के अंदर भी ये कंफ्यूजन आज भी है, हाइड्रोजन को कहां रखना चाहिए, उसकी प्रॉपर पोजीशन क्या है, ग्रुप 1 या ग्रुप 17, ये आज भी क्लियर नहीं है, इवन इन मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। चलिए, तो सब कुछ क्लियर है, मजा आया, समझ में आया। यही मजा लाइव में चाहिए तो हमारा बैच है RM 5.0। ये हमारी पूरी टीम ऑफ टीचर्स है यहाँ पे, जो आपको सारे सब्जेक्ट पढ़ाने वाली है। कोई भी इंक्वायरी करनी है तो ये दोनों नंबर यहाँ पे अवेलेबल है, इसके ऊपर कॉल करके आप बात कर सकते हैं। बस, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन। टाटा बाय बाय, जय हिंद, जय महाराष्ट्र।